नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूँ राहुल रंजन और ऐसा टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र। एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र का पार्ट कितना लेके आए हैं? थर्ड लेके आए हैं, यानी कि पार्ट हम लोग 1 और 2 कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं उसको तो आप जाके पढ़िए जाके। और बहुत इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन, और इसमें भी हम लोग कितना लेके आए हैं? तो 15 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो अभी तक नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़िए, और तभी ये फायदा करेगा। और अभी तो ये पढ़ लीजिए, उसके बाद जाके कभी टाइम मिलेगा तो आप पढ़ लीजिएगा। तो अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को दबा दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि पहेली जो है, पहेली ने एक थैले में, ठीक है, कुछ सब्जियां जैसे फ्रेंच बीन्स ली है, फिर भिंडी ली है, और हरियर मिर्च ली है, हरी मिर्च होगा, हरी मिर्च ली है, बैगन ली है, और आलू ली है। सभी मिलाकर खरीदे हैं। ठीक है, सभी मिलाकर खरीदे हैं। जैसे बोला कि 100 रुपये में सब दे दीजिए, तो कुछ 10 ग्राम मिर्चाई दे दिया होगा, ये सब आधा केजी बैगन दे दिया होगा, सब मिला के दे दिया होगा। तो इसको पृथक्करण करने करने पृथक्करण करने का निम्नलिखित विधियों में से कौन से विधि उसके लिए, उन्हें पृथक करने के लिए स्वधिक उपयुक्त है? कौन से, अगर कैसे उसको पृथक किया जाएगा, कौन सी विधि द्वारा उस सबको अलग किया जाएगा? तो इसका आंसर जो होगा किसका होगा? तो यानी कि हम लोग इसका आंसर देखेंगे तो देखेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा हस्त चयन। यानी कि हम लोग उसको क्या करते हैं? हाथ से चयन करते हैं, यानी कि चुनते हैं। चयन का मतलब होता है चुनते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? हाथ से चुनेंगे, यानी कि हरे को, भिंडी को अलग कर देंगे, मिर्चा को अलग कर देंगे, और ये सब को अलग कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर निष्पावन की बात किया जाए, निष्पावन क्या है? तो निष्पावन एक विधि है। ठीक है, एक विधि है, एक विधि है जिसका जिसका उपयोग, निष्पादन एक विधि है जिसका उपयोग अनाज अनाज के नमूने नमूने से भूसा निका, निकालने निकालने का काम आता है। निष्पादन से हम लोग क्या करते हैं? निष्पादन से हम लोग करते हैं कि अगर किसी चीज में भूसा मिला हुआ है, जैसे चाव में अगर भूसा मिला हुआ है, तो उसको अगर हम लोग अलग करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? निष्पादन कहेंगे। क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। निष्पादन किसे कहते हैं? जो चावल से भूसा निकाला जाए या किसी भी अनाज से भूसा निकाला जाए तो उसको क्या कहेंगे? निष्पादन कहेंगे। क्योंकि आप लोग निष्पादन समझ लीजिए, समझ गए होंगे। अब हस्ताक्षर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनके पहला का आंसर क्या हो जाएगा? हस्तचयन हो जाएगा, यानी कि हाथों द्वारा चुनेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में है कि बूझो कि दादी जो है मधुमेह से पीड़ित है। एक बूझो लड़का है और उसके दादी जो है मधुमेह, यानी कि शुगर होल है उसको। ठीक है, मधुमेह से पीड़ित है, और उसको डॉक्टर ने उसे कम बसा वाली क्या लस्सी लेने की सलाह दी है। कम बसा वाली क्या लेने के लिए सलाह दी है? लस्सी लेने के लिए सलाह दी है। और इसे बनाने के लिए बूझो के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक होगा? यानी कि लस्सी जो बनाना है वो कौन सी विधि से बनाएगा कि क्या होगा? कम बसा वाली बनेगी, कम बसा वाली बनेगी। कौन? तो हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग को लस्सी बनाना है तो उसको क्या करेंगे कि मंथन ज्यादा करेंगे। अगर मंथन ज्यादा करेंगे तो उसमें बसा की मात्रा क्या हो जाएगा? यानी कि मंथन का अर्थ होता है क्या? कि मंथन का अर्थ होता है किसी चीज को बहुत तेजी से घुमाना। मंथन का अर्थ होता है क्या? किसी चीज को बहुत तेजी तेजी से घुमाना। और मंथन करने से क्या होगा? अगर उन पदार्थों को अलग कर सके, मंथन द्वारा ही दूध और वसा में अलग करते हैं। अगर दही है, उसमें से अगर हम लोग वसा निकालना चाहते हैं, दही दही से वसा निकालना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? उसको जैसे देहाती भाषा में क्या, मथना पड़ेगा, महना पड़ेगा, दही महना पड़ेगा, वही होता है मंथन। मंथन से क्या करेंगे? उसको तेजी से अगर हम लोग घुमाएंगे तो उसमें से जो दही क्या हो जाएगा? वसा हो जाएगा। वसा ऊपर छाली के रूप में क्या हो जाएगा? छतला जाएगा, मतलब ऊपर आ जाएगा। तो उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो वसा युक्त हो जाएगा वो दही। क्या हो जाएगा? वसा से बाहर आ जाएगा वो दही, यानी कि बसा उसमें नहीं पाया जाएगा। तो ठीक है, इसमें क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें बसा, जैसे दूध को मलाई निकालने की प्रक्रिया को मंथन ही कहते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ दे कि दूध की मलाई निकालने की प्रक्रिया, जैसे आप लोग देखेंगे डेयरी उरी में जाते होंगे तो आदमी क्या करता है? उसको एक हैंडल धर के घुमाता है, एक मशीन रहता है, तो उससे क्या होता है? उससे देखिएगा कि मलाई निकलता है। क्या निकलता है? मलाई निकलता है। वो भी क्या कहलाता है? मंथन ही कहलाता है। वो भी मंथन ही कहलाता है। मंथन से ही हम लोग क्या करते हैं? दूध से मलाई निकालते हैं, दही से वसा निकालते हैं। सब किसके किससे होता है? तो मंथन से होता है। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? मंथन हो जाएगा। और ठीक है, और तरल पदार्थ निर्मित हो, इसको पदार्थ को अलग करने की प्रक्रिया छानने का काम क्या, देखिए। और इसका जो क्या होता है? निस्पंदन का क्या काम होता है? निस्पंदन का अर्थ होता है, बता देते हैं कि
निस्पंदन निस्पंदन क्या होता है? तो निस्पंदन को देखेंगे तो किसी चीज को, जैसे किसी चीज मिला हुआ है और उसको छानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्पंदन कहते हैं। छानने की प्रक्रिया, जैसे आप लोग दूध से अगर चाय पत्ती को अलग करना निस्पंदन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चाय से चाय पत्ती को अलग करना, चाय पत्ती को अलग करना क्या कहलाएगा? निस्पंदन कहलाएगा। चाय से चाय पत्ती को अलग करना क्या कहलाएगा? चाय पत्ती कहलाएगा। ठीक है। एक तरल पदार्थ से निलंबित ठोस पदार्थ को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? चाय पत्ती। आप अगर बालू मिला दें, अगर किसी पानी में बालू मिला दें और बालू को छाने फिर, तो उसको क्या कहला जाएगा? तो निस्पंदन कहला जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी कि मंथन द्वारा हम लोग क्या करेंगे? दही का बसा कम कर देंगे। किसके द्वारा? मंथन द्वारा दही के बसा कम कर देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा पे चलते हैं। तो तीसरा में क्या है तो देखते हैं यहाँ पे। निस्पंदन की विधि उपयोग करके आप निम्नलिखित में से किस मिश्रण का अलग कर पाएंगे? अभी हम लोग बताएं, पिछले के क्वेश्चन में बताएं कि निस्पंदन का क्या काम है। ठीक है। निस्पंदन निस्पंदन का क्या काम है? निस्पंदन हम लोग क्या करते हैं? किसी द्रव पदार्थ से किसी ठोस पदार्थ पदार्थ को अलग करते हैं। इसी को क्या कहलाता है? इसी को निस्पंदन कहा जाता है। इसमें कौन सा ऐसा, पानी में तेल ये तो नहीं है, दोनों द्रव है, तो इसको तो निस्पंदन कर नहीं सकते हैं। दूध में कॉर्नफ्लेक्स ये भी नहीं होगा, दूध में कॉर्नफ्लेक्स ये भी नहीं होगा। पानी में नमक और दूध में चीनी, पानी में नमक ये जो होगा, तीसरा का आंसर जो होगा क्या होगा कि ओ दूध में कॉर्नफ्लेक्स, यानी कि दूध में कॉर्नफ्लेक्स होगा। कॉर्नफ्लेक्स। ठीक है। कॉर्नोफ्लेक्स जो क्या होता है, सॉरी इसको ध्यान नहीं दिया। कॉर्नोफ्लेक्स जो होता है क्या होता है? दूध में क्या होता है? दूध में अघुलनशील होता है। क्या होता है? अघुलनशील होता है। इसलिए इसे क्या छानने की विधि में प्रयोग कर सकते हैं, इसको अलग किया जा सकता है। ठीक है। यानी कि कॉर्नफ्लेक्स को हम लोग क्या करेंगे? दूध से अलग करेंगे, तो इसी को क्या कहा जाता है? निस्पंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निस्पंदन कहा जाता है। इनके इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और देखिए, पानी में तेल तो भाई डूब जाएगा, क्योंकि पानी में इसका घनत्व, तेल का घनत्व पानी से ज्यादा है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा और निकालना तो मुश्किल है। ठीक है। अब बात करते हैं। और पानी में तेल को निकालना, और पानी में नमक भी घुल जाती है, तो इसको भी निकालना मुमकिन है, छानना मुमकिन है। निकाल तो सकते हैं, इसको गर्म करके हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, लेकिन क्या छना सकता है? लेकिन निस्पंदन का मतलब क्या होता है? छान कर निकालना। ठीक है। अब दूध में चीनी वही कारण वही होगा, ये भी नहीं निकल पाएगा। तो चलिए, इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यानी कि तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसके द्वारा मतलब क्या हो जाएगा? दूध में जो है कॉर्नफ्लेक्स जो होता है वो क्या होता है? अघुलनशील होता है, इसलिए क्या होगा? आंसर उसका तीसरा का आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा में है, ठंडल के बंडलों, ठीक है, ठंडल के बंडलों से अनाज को एक अलग निम्नलिखित में कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोग होगी? ठीक है। ठंडल के बंडलों से अनाज को अलग निम्नलिखित में कौन सी विधि, अलग करना, ठीक है, अलग करना निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक होगी? क्या हस्तचयन से होगा, निष्पावन से होगा, या चालन से होगा, या क्या होगा? प्रेसिंग से होगा। क्या होगा? प्रेसिंग। प्रेसिंग का मतलब होता है क्या? थ्रेशिंग। थ्रेशिंग थ्रेशिंग नहीं, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग होता है, थ्रेशिंग। थ्रेसिंग से होगा। थ्रेसिंग का होता है ताड़ना, इसका हिंदी क्या होता है? ताड़ना होता है, ताड़ना। ठीक है। अनाज को ठंडल के बंडलों से अलग करने में काम आता है। अनाज को क्या किया जाता है? ठंडल के बंडलों से क्या किया जाता है? ठंडल ठंडल के बंडल बंडलों से क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। क्या किया जाता है? अलग किया जाता है थ्रेशिंग के द्वारा। किसके द्वारा? थ्रेशिंग के द्वारा। यानी कि ठंडल के बंडलों के अनाज को अलग करना किसके द्वारा किया जाएगा? तो थ्रेशिंग के द्वारा किया जाएगा। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। यानी कि थ्रेशिंग द्वारा ही हम लोग अनाजों को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं किसका। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं पचमा। पचमा में क्या दिया हुआ है? पचमा में है कि नीचे चार मिश्रण दिए हुए हैं। चलिए, नीचे चार मिश्रण, जैसे राजमा और काबुली हो गया। ठीक है। राजमा और काबुली हो गया। राजमा और काबुली हो गया। और दूसरा क्या है? दाल और चावल हो गया। दाल और चावल हो गया। फिर राइस फ्लेक्स और मक्का हो गया। फिर आलू चिप्स और बिस्किट। आलू चिप्स और बिस्कुट, यहीं तक ये है। ठीक है। उसके बाद जो है क्या है? उसके बाद इनमें से किसे निष्पावन की विधि से अलग किया? निष्पादन हम क्या बताएं कि किसी द्रव से क्या, किसी ठोस को अलग करना, इसको क्या कहता है? निष्पावन विधि कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? निष्पावन विधि कहा जाता है। तो इनमें कौन सा है जो द्रव से हम लोग ठोस को अलग करेंगे? कौन सा है? आप बताइए, कौन सा इसमें है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या? इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है। तीसरा और चौथा। तीसरा क्या है? राइस फ्लैक्स और मक्का। राइस फ्लैक्स से
क्या किया जाता है, मक्का को अलग किया जाएगा। मक्का को अलग किया जाएगा किसके द्वारा, किसके द्वारा, निष्पावन के द्वारा, किसके द्वारा, निष्पावन के द्वारा। ठीक है। और चौथा क्या, आलू चिप्स को बिस्कुट से, और आलू चिप्स को क्या किया जाएगा, बिस्कुट से किया जाएगा। और देखो राजमा और काबली, राजमा और काबली को हस्त चयन से किया जाएगा, हस्त चयन से किया जाएगा, चयन से, हस्त चयन से, जो हाथ से चुनेंगे। ठीक है। और दाल और चावल को भी किससे चुनेंगे, तो हस्त चयन हो जाएगा। दाल और चावल को भी किससे चुनेंगे, तो हस्त चयन हो गया। और बच गया राइस फ्लेक्स और मक्का, और आलू चिप्स और बिस्कुट, ये दोनों को हम लोग क्या, निष्पादन द्वारा क्या करेंगे, निष्पावन के द्वारा क्या करेंगे, चुनेंगे। किसके द्वारा, निष्पावन द्वारा अलग करेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर छठा। तो छठा में देखते हैं कि क्या है। छठा जो है, चपाती जो है, चपाती बनाते समय पहेली ने पाया कि प्रयोग किए जाने वाला एक आटा गेहूं के दाने के साथ मिला है। ठीक है, मिला हुआ है। अनाज को आटे से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तरीका सबसे उपयुक्त है। जैसे आटा में आप देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है कि गेहूं मिला हुआ रहता है, क्या होता है, गेहूं, गेहूं मिला हुआ रहता है। तो उसको हम लोग अलग करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर माँ रोटी बनाती है, माँ रोटी बनाती है तो क्या करती है, पहले क्या करती है, आटा को पहले आटा निकालती है डब्बा से, उसके बाद क्या करती है, छलनी जो होता है, छलनी, उससे क्या करती है, आटा को क्या करती है, चलती है। तो जितना भी गेहूं या उसमें जितना भी मोटा पदार्थ है, जो आटा से मोटा पदार्थ है, वो क्या हो जाता है, बाहर रह जाता है, यानी कि निकल जाता है, चुना जाता है। तो इससे हम कौन विधि से हम लोग बाहर करेंगे, तो यही पूछ रहा है कि आटा में जो गेहूं मिला है, वो गेहूं के कौन से विधि द्वारा हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो चालन विधि से निकालेंगे, चालेंगे उसको, और क्या, किससे, छलनी से चालेंगे। इनके इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको तो क्या करेंगे, अनाज का ठंडल को, ठंडल को बंडल से अलग करेंगे। ठीक है, ठंडल को बंडल से अलग करेंगे, अनाज को अलग करेंगे। निष्पादन तो आप समझ ही रहे हैं। और निस्पंदन, तो निस्पंदन जो होता है, द्रव, द्रव और द्रव और क्या होता है, द्रव और पदार्थ को अलग करता है निस्पंदन। ठीक है। और चालन से इसका क्या करेंगे, हम लोग अलग कर देंगे, किसको, किसको अलग कर देंगे, तो हम लोग आटा और गेहूं को अलग कर देंगे। इनके इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सातवां को देखते हैं। सातवां में क्या पूछा है कि अपने घर जो है, अपने घर पर मक्खन और क्रीम से घी बनाते हुए देखा होगा कि घी के अवशेष से अलग करने के लिए किसी विधि, किसी विधि का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि घर में मक्खन और क्रीम बनते हुए, ठीक है, क्रीम से घी बनाते हुए, क्रीम बनाते हुए भी क्या करेंगे, देखे होंगे। और घी को अवशेषों से अलग करने के लिए क्या किया जाता है, आप ही बताइए क्या किया जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी कि बाष्पीकरण किया जाता है, या निस्तारण किया जाता है, या निस्पंदन किया जाता है। मंथन निम्नलिखित में से कौन सा संयोजित सही उत्तर है। तो इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, यानी कि निस्तारण, निस्तारण किया जाता है। ठीक है, निस्तारण, निस्तारण किया जाता है। और क्या किया जाता है, निस्पंदन किया जाता है। निस्पंदन बोले थे ना, क्या होता है, निस्पंदन जो होता है क्या होता है, द्रव और ठोस को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। ठीक है, दूध और जैसे होता है कि दूध से मक्खन अपकेंद्रक विधि द्वारा अलग किया जाता है। सबसे पहला तो बात किया जाए कि दूध से मक्खन कौन सी विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो अपकेंद्रक विधि द्वारा क्या किया जाता है, अपकेंद्रक विधि द्वारा क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। दूध से मक्खन किन विधि से अलग किया जाता है, अपकेंद्रक विधि से अलग किया जाता है और प्राप्त भी किया जाता है। और मक्खन में कौन से विटामिन पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, मक्खन में कौन से विटामिन पाए जाते हैं। तो मक्खन में जो है, मक्खन में विटामिन, विटामिन ए पाया जाता है। मक्खन में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो मक्खन में विटामिन ए पाया जाता है, और विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, और विटामिन के पाया जाता है। विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है। इतना तत्व पाए जाते हैं इसमें, कितना, इतना मक्खन में कौन कौन विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन के हो गया, ये सब पाया जाता है। ठीक है। और बात किया जाए कि और प्रतिस्थापन के संबंध में अगर देखा जाए कि प्रतिस्थापन के संबंध में क्या होता है, तो प्रतिस्थापन के समय में, प्रतिस्थापन के समय में मक्खन और घी का अनुपात जो होता है, मक्खन, मक्खन और घी का अनुपात क्या होता है, मक्खन और घी का अनुपात होता है 1:1 होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतिस्थापन में मक्खन और घी का अनुपात कितना होता है, तो 1:1 क्या होता है, 1 होता है। 1:1 क्या होता है, 1 होता है। और बाष्पीकरण की बात किया जाए तो बाष्पीकरण आप लोग समझते हो किसी आग पे जैसे होता है, किसी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी पदार्थ को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। गर्म अवस्था में वाष्प अन्यथा परिवर्तित हो जाते हैं, वो बाष्पीकरण कहलाता है। गर्म करके उसको वाष्प में परिवर्तित किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, बाष्पीकरण किया जाता है। ठीक है। और बाष्पीकरण का सतही परिघटना है,
और बाष्पीकरण शीतल का कारण बनता है। बाष्पीकरण किसके कारण होता है? तो शीतल के कारण होता है। बाष्पीकरण किसके कारण होता है? शीतल के कारण होता है। बाष्पीकरण शीतलन के कारण होता है। किसके कारण होता है? बाष्पीकरण जो होता है किसके कारण होता है? तो बाष्पीकरण शीतलन के कारण होता है। किसके कारण होता है? शीतलन, शीतलन के कारण होता है। बाष्पीकरण किसके कारण होता है? तो शीतलन के कारण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। बी यानी कि निस्तारण विधि द्वारा हम लोग अलग करेंगे, फिर निस्पंदन विधि द्वारा, ये दोनों विधि द्वारा हम लोग क्या करेंगे? अलग करेंगे। किसको? ये मक्खन और क्रीम से घी बनाते समय क्या करते हैं? निस्तारण विधि का उपयोग करते हैं और निस्पंदन विधि का भी उपयोग करते हैं। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा हो जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां पे। तो क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या दिए हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 8वां में दिए हुए हैं कि एक गतिविधि में एक शिक्षक ने अपनी से आधे भरे गिलास में थोड़ी मात्रा में ठोस कॉपर सल्फेट घोला। क्या घोला? ठोस कॉपर सल्फेट घोला। ठीक है, और विलयन से ठोस कॉपर सल्फेट को वापस प्राप्त करने के लिए वह कौन सी विधि उपयोग करेगा? जैसे एक गिलास वाटर है, ठीक है, क्या है? एक गिलास वाटर है, यहाँ तक आधा गिलास क्या हो गया? वाटर हो गया। क्या हो गया? पानी हो गया। और इसमें जो है क्या भरा? इसमें जो है थोड़ी मात्रा में ठोस कॉपर भरा। ये ठोस कॉपर है और इसको इसमें डाल दिया। ठीक है, सल्फेट घोल दिया। घोल दिया तो विलयन से ठोस कॉपर सल्फेट को वापस प्राप्त करना, और इसके क्या होगा? फिर हमको इसी ठोस अवस्था में प्राप्त करना है, यानी कि फिर हमको क्या करना है? कॉपर सल्फेट घोला हुआ प्राप्त करना है। तो कौन सी विधि इसमें करेंगे? तो इसका आंसर जो होगा बाष्पीकरण करेंगे। जैसे आप लोग देखेंगे कि चलिए इसमें एक गिलास पानी लेते हैं, ठीक है, और एक गिलास पानी में यहाँ तक पानी है, ठीक है, और इसमें जो है चीनी मिला दी। ये चीनी हो गया। क्या हो गया? ये चीनी हो गया। ठीक है, और इसमें हम इसको क्या किए? डाल दिए, और डाल दिए इसको अच्छा से क्या किए? चम्मच से मिला दिए, तो पूरा मिल गया। लेकिन हमको क्या करना है? कि इसको पानी से हमको फिर से चीनी से अलग करना है। यानी कि चीनी को क्या करना है? अलग करना है। किससे? पानी से। पानी से चीनी को अलग करना है। तो क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे कि हम नीचे से आग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आग लगा देंगे। ठीक है, अब नीचे से आग लगा देंगे तो ये क्या शुरू हो जाएगा? बाष्पीकरण क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। तो पानी जो है क्या हो जाएगा? बाष्प बन के ऊपर चला जाएगा, उड़ जाएगा, और जो पदार्थ बचेगा तो वो क्या हो जाएगा? नीचे जम जाएगा। तो वही क्या कहलाएगा? तो वही पदार्थ चीनी बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा। तो इसको तो हम लोग निकाल लिए, पानी से अलग करने, तो किसके द्वारा किए? तो बाष्पीकरण के द्वारा किए। किसके द्वारा किए? तो बाष्पीकरण के द्वारा। और पहला तो कॉपर सल्फेट एक अकर्बनिक रासायनिक है। क्या है? कॉपर सल्फेट जो है क्या है? अकर्बनिक 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 रसायन है। क्या है? रसायन है। ठीक है, और पानी में घुलनशील होता है। कॉपर सल्फेट जो होता है क्या होता है? पानी में घुलनशील होता है। आप एक क्वेश्चन इसको मत समझिए, इसमें कितना पॉइंट हम बता रहे हैं ये देखिए। पहले तो बताएं कि क्या होता है, कि कॉपर सल्फेट क्या होता है? कार्बनिक रसायन होता है। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। आप नोट कीजिए, मेरे पॉइंट को नोट कीजिए, ये सब नोट करने लायक क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन पूछेगा, ये सब कोई भी एग्जाम में पूछेगा। कितना ज्यादा हार्ड थोड़ी पूछता है। आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन हार्ड हो गया, आपको पता है तो क्वेश्चन इजी हो गया। तो बस ये आपको पता नहीं था कि भाई बहुत बड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया इस एग्जाम में, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये आपको पता है कि पूछ देगा कॉपर सल्फेट क्या होता है, तो कार्बनिक रसायन होता है, तो इजी हो गया। लेकिन ठीक है, और क्या होता है? ये पानी में क्या होता है? क्या होता है? पानी में यह घुलनशील होता है। ये भी पूछ देगा कि कॉपर सल्फेट जो होता है क्या हो पानी में, क्या घुलनशील होता है या नहीं होता है? तो ये घुलनशील क्या होता है? होता है। यानी कि पॉइंट नंबर दूसरा हो गया। ठीक है, और कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम क्या है? कॉपर सल्फेट का ये भी पूछ देगा कि कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम क्या है? कॉपर सल्फेट का अगर दूसरा नाम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ब्लू ब्लू ब्रिट्री ओल ब्लू ब्रिटिओल ब्रिटिओल। क्या है? ब्लू ब्रिटिओल किसका नाम है? कॉपर सल्फेट का नाम है। ब्लू ब्रिटिओल किसका नाम है? तो कॉपर सल्फेट का नाम है। पॉइंट नंबर तीसरा, यानी कि ब्लू ब्रिटिओल किसका नाम है? तो कॉपर सल्फेट का नाम है। और क्रिस्टल बनाने का कॉपर सल्फेट अणु पानी के 5 अणु में जोड़ा जाता है। ठीक है, क्रिस्टल भी बनाया जाता है कॉपर सल्फेट से। ठीक है, अगर कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र की बात किया है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये तो भाई पूछ देता है। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CuSO CuSO4 क्या होता है? कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O 5H2O। ठीक है, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? ये नोट कर लीजिए, बहुत मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई पॉइंट नंबर क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 5 हो जाएगा। यानी कि कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CuSO4 5H2O। CuSO4 5H2O। इसी को ब्लू थोथा भी कहा जाता है। ब्लू थोथा भी कहा जाता है। क्या होता है? ब्लू तोता भी कहा जाता है। क्या होता है? ब्लू तोता भी कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम याद रखें, ब्लू होता है, इसी को कहा जाता है। ब्लू ब्रिटियोल इसी को कहा जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? कॉपर CuSO4 5H2O होता है। या पानी में क्या होता है? पानी में घुलनशील होता है। और ऑक्सी क्या होता है? अकर्बनिक रसायन होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 8वां का आंसर क्या हो जाएगा? बाष्पीकरण हो जाएगा। बाष्पीकरण देखिए, इसमें कितना मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बताए हैं। आप नोट नहीं कीजिएगा तो भूल जाइएगा। ये क्षणिक याद रहेगा आपको। अगर ऐसे ही आप बैठ के देख रहे हैं, नहीं, पॉइंट आप नोट कीजिए कॉपी कलम निकाल के, और इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 8वां का बी क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कॉपर सल्फेट का रासायनिक CuSO4 5H2 होता है। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 5H2 होता है। आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिए हुए क्या है कि ग्रीष्म काल में
चलिए ग्रीष्म काल है, बूझो यानी कि गर्मी के दिन है, ठीक है। ग्रीष्म बूझो पारदर्शी प्लास्टिक का बोतल में पानी लेकर विद्यालय जाता है। चलिए ठीक है, प्लास्टिक के बोतल में पानी लेकर क्या जाता है, विद्यालय जाता है। एक दिन उसने अपनी बोतल स्कूल में छोड़ दी। एक दिन उसने क्या किया, गलती से याद नहीं रहा होगा तो वो स्कूल में बोतल बेंच पे रखा होगा तो छूट गया होगा। तो बोतल में अभी भी कुछ पानी बचा था और बोतल में कुछ पानी बचा था। अगले दिन वो उसने बोतल में खाली हिस्से को भरी सतह पर कुछ पानी के बूंदों को देखा। तो पानी के इन बूंदों का निर्माण किसके कारण हुआ। जैसे आप एक बोतल था, ठीक है, ये बोतल था, इसमें इतना पानी छूटा हुआ था, ठीक है, यहाँ यहाँ तक क्या था, पानी था। ये पूरा क्या है, ये पूरा पानी है, ठीक है, ये पूरा पानी है। और बेचारा से क्या हुआ कि वो क्या हुआ कि वो छूट गया। क्या हुआ, उसका क्या हुआ कि छूट गया। क्लास में क्या हुआ, क्लास में बोतल गलती से छूट गया, याद नहीं रहा था। लेकिन कल होके जब आया, ठीक है, कल होके जब आया तो देखा कि इतना तक पानी है लेकिन ऊपर जो है बूंदा बूंदा है। क्या है, बूंदा बूंदा इधर लगा हुआ है, पानी का बूंदा बूंदा लगा हुआ है। उसने सोचा कि भाई किसके कारण ऐसा हुआ, तो ऐसा क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे कि इसका आंसर जो हो जाएगा यानी कि वाष्पीकरण हुआ। क्या हुआ, वाष्पीकरण हुआ, ठीक है। और क्या हुआ, वाष्पीकरण और संघनन हुआ। क्या हुआ, वाष्पीकरण और संघनन हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वाष्पीकरण के कारण और संघनन के कारण वहां पे बूंदा प्राप्त हुआ, ठीक है। किसके कारण, उबलना तब होता है जब एक तरल पदार्थ को गर्म करते हैं, ठीक है, तरल पदार्थ को क्या करते हैं, गर्म करते हैं और गैस में बदल जाता है। चलिए ठीक है, वाष्पीकरण तब होता है जब तरल पदार्थ को सामान्य क्वथनांक पे होता है। वाष्पीकरण कब होता है, वाष्पीकरण कब होता है, जब कोई सामान्य ताप पे क्वथनांक क्या होता है, जब एक तरल पदार्थ को सामान्य क्वथनांक से नीचे के तापमान पर गैस में बदल जाता है। क्या कहता है, नीचे के तापमान तापमान पर क्वथनांक 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 पे क्या, नीचे के तापमान क्वथनांक पे बदल दिया जाता है। क्वथनांक में नीचे के तापमान पे क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है। क्वथनांक में नीचे के तापमान पर क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। और संघनन तब तक होता है जब गैस को ठंडा किया जाए। और संघनन कब होता है, जब गैस को ठंडा हो जाता है तो वह संघनन कहलाता है, ठीक है। वह क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। संघनन, गैस जब ठंडा हो गया तो संघनन कहलाता है और यह एक तरल पदार्थ में बदल जाता है और यह फिर से तरल पदार्थ में क्या हो जाता है। जैसे बाष्प ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, बाष्प को आप हाथ से रोकिएगा और वहां पे कुछ टाइम रहने के बाद क्या होगा, वो अपना टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो कर लेगा। तो उसी को क्या कहते हैं, संघनन। संघनन कहलाता है। और संघनन जो होता है यह क्या करता है, बाष्प को द्रव में परिवर्तित करता है। क्या करता है, बाष्प को बाष्प को द्रव में क्या करता है, परिवर्तित करता है। उसी को क्या कहते हैं, संघनन कहलाता है। वाष्पीकरण क्या होता है, जब किसी ताप पे किसी द्रव को रखा जाए और उस पर जो गर्म पानी हुआ उससे निकले हुए बाष्प को वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है। और संघनन तो आपको पता ही है कि क्या करता है, वाष्पीकरण को क्या करता है, ठंडा करने का काम करता है, ठीक है। तो अब इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि वाष्पीकरण हो जाएगा और संघनन हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर अगर 10वां देखें तो क्वेश्चन नंबर 10वां को देखें कि पहेली ने बूझो से एक गिलास पानी मांगा। पहेली ने बूझो से एक गिलास पानी, एक गिलास पानी दे। तो बूझो क्या क्या तुम्हारे बाप यहाँ होटल खोल के रखी है क्या, तो ऐसा बात नहीं है। उसने क्या किया, उसने गिलास एक एक गिलास बर्फ का ठंडा पानी दिया, एकदम ठंडा ठंडा दिया। पहेली ने गिलास की बाहरी सतह पर पानी की कुछ बूंदों को देखा। जब ठंडा है तो क्या देखा कि वह बाहरी सतह पे क्या है, कुछ पानी के बूंद क्या है, टपक रहे हैं, मतलब बाहर निकल रहे हैं। देखा और बूझो से पूछा कि पानी की इन बूंदों का निर्माण कैसे हुआ। तो बूझो से पहले पूछा कि अच्छा ये बताओ कि ये बूंदों का निर्माण कैसे हुआ, निम्नलिखित में से कौन से बूझों का उत्तर होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से बूझों का उत्तर होना चाहिए। तो सबसे पहले कि वायुमंडलीय, जो इसका उत्तर बता देते हैं कि वायुमंडलीय जो जल वाष्प का संघनन हुआ। जैसे वो वायुमंडलीय में जल वाष्प यानी कि कर रहे थे, जल वाष्पीकरण की क्रिया हो रहा था, ठीक है। जब वहां पे वायुमंडल जैसे क्या होता है, यहाँ पे एक गिलास समझाते हैं आपको, एक गिलास पानी है, ठीक है, एक गिलास पानी है और बर्फ पूरा ठंडा है, ठीक है, क्या है, ठंडा है, ठीक है, बर्फ से बना हुआ है। लेकिन आसपास तो हवा होगी ना, यहाँ हवा है, चारों तरफ तो हवा है ना, इस पृथ्वी पर तो चारों तरफ हवा है। तो ये हवा में जो वाष्पीकरण जो होकर जो पानी की कुछ मात्रा होगा इस हवा में, कुछ तो जल का मात्रा होगा हवा में। तो इस जो पानी का मात्रा होगा ये इसके संपर्क में जब आएगा, ये तो ठंडा है, और जब इसका संपर्क में आएगा, ठीक है, इसका जो संपर्क में जब हवा आएगी तो क्या होगा, जब ठंडा कर देगा हवा को भी ठंडा कर देगा, संघनन की प्रक्रिया होगा। क्या होगा, संघनन की प्रक्रिया होगा। संघनन में क्या होता है, वाष्पीकरण को हम लोग क्या करते हैं, द्रव में चेंज करते हैं। संघनन में क्या होता है, द्रव वाष्पीकरण को संघनन, ये वाष्पीकरण है और इसको ठंडा में ले जाएंगे तो क्या होगा, संघनन की प्रक्रिया होगा कि यह ठंडा से जल में हो जाएगा। तो यही यही जो पानी इसमें कुछ हवा में पानी पाया जाता है, वही पानी गिलास में क्या होता है, जाके सड़ जाता है, क्या होता है, बूंदा बन जाता है, यानी कि पानी में चेंज हो जाता है, बूंदा का आकार ले लेता है, तो वही संघनन कहलाता है। तो वायुमंडलीय जलवाष्प उसी को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनन की प्रक्रिया हुआ। ठंडा वहां पे है तो क्या हुआ, वायुमंडलीय में जो जलवाष्प है उसको ठंडा करके संघनन की प्रक्रिया द्वारा उसको जल में परिवर्तित कर दिया, तो वही बूंदा होना चाहिए। इनके इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनन की प्रक्रिया। इनके 10वां का इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11वां पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात किया जाए तो 11 में है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। और एनसीईआरटी है जनाब, ये अगर ये पढ़ लिए ना तो कोई माँ के औलाद नहीं है कि इसको रोक सकता है किसी एग्जाम में। हर एक नहीं क्वेश्चन बनाया तो फिर नाम बदल दीजिए। ऐसा टेक्निकल पे आप बस जुड़िए और डेली क्लास कीजिए। अब डेली क्लास आएगी, ठीक है। आज पार्ट 3 है, अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़ लीजिए, ठीक है। अभी चलिए शुरू करते हैं, 11 को देखते हैं। तो निम्नलिखित में उसे वह परिवर्तन चुने जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। क्या किया जाता है, निम्नलिखित में से वह परिवर्तन चुने जिसे क्या किया जाता है, उत्क्रमित किया जा सकता है। क्या किया जाता है, उत्क्रमित किया जा सकता है, ठीक है। तो उत्क्रमित की बात किया जाए क्या होगा, तो उत्क्रमित किया जा सकता है। पेन थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो उत्क्रमित इसका आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी घी का पिघलना, ठीक है। क्या हो जाएगा, घी का पिघलना। यानी कि निम्नलिखित में से वह परिवर्तन चुने जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। तो इसमें क्या किया जा सकता है, घी का पिघलना ही क्या होगा, उत्क्रमित होगा। घी का पिघलना क्या होता है, भौतिक प्रक्रिया होता है। क्या होता है, भौतिक प्रक्रिया होता है। भौतिक प्रक्रिया होता है। भौतिक प्रक्रिया आप जानते हैं, भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु को चेंज तो कुछ टाइम के लिए होता है, लेकिन उसमें रंग और रूप में परिवर्तन ना हो, रंग और रूप में परिवर्तन ना हो और फिर वापस लौट सके। जैसे हम लोग घी का पिघलना, घी का पिघलना, घी तो पिघल गया, ठीक है, घी तो पिघल गया, फिर उसको अगर हम ठंडा करेंगे तो फिर जम जाएगा। तो यही इसमें कोई रंग रूप में चेंज हुआ नहीं हुआ, और इसमें क्या आकार में सिर्फ चेंज हुआ, और इसमें तो कोई नहीं हुआ, नहीं इसमें गुण में चेंज हुआ, नहीं इसका रंग में चेंज हुआ। तो इसको क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि उसमें रंग गुण सब में चेंज हो जाता है। जैसे कि आपको हम देखेंगे कि आपको बताया जाए कि किसी लकड़ी का बोटा है, किसी लकड़ी का बोटा है, लकड़ी का बोटा हो गया, इसको जला दें तो फिर इसको आप लकड़ी बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बनेगा ही नहीं, एक बार जल गया तो इसमें क्या हो जाएगा, ये काला हो जाएगा। पहले भूरा था, ये काला हो जाएगा, पहले तो रंग में चेंज हो गया, ठीक है। और दूसरा ये गुण में भी चेंज हो गया। अब ये पहले वाला ये ठोस था, अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या पानी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन घी का पिघलना जो है भौतिक परिवर्तन है और इसमें से अलग है। पेड़ की कटाई रासायनिक परिवर्तन है, फिर उसको क्या उगा सकते हैं, नहीं उगा सकते। पेड़ की कटाई क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। और पेड़ की कटाई रासायनिक, फूल का खिलना भी रासायनिक परिवर्तन है। एक बार फूल खिलता है तो फिर क्या वो क्या कोहड़ी बनता है, नहीं बनता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। ये रासायनिक परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। आज तक इसको मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। अगर चाहे तो फिर इसको जमा दिया सकता है, लेकिन इसको रासायनिक परिवर्तन ही माना जाता है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन हो गया, फूल का खिलना रासायनिक परिवर्तन हो गया, पेड़ की कटाई रासायनिक परिवर्तन हो गया। लेकिन घी का पिघलना जो हो गया भौतिक परिवर्तन हो गया। यानी कि ई चारों से जो क्या हो गया, अलग हो गया। इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या है और भौतिक परिवर्तन क्या है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो 12वां में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो परिवर्तन है उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता, तो सीमेंट का सख्त होना, सीमेंट का सख्त होना उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। क्या होता है, पहले पानी के कारण, जैसे इसमें क्या होता है कि पानी के कारण आपने देखा होगा कभी कभी बोड़ा में सीमेंट जम जाता है, बोड़ा में सीमेंट जम जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है। तो सीमेंट पानी के कारण सीमेंट कठोर हो जाती है, ठीक है। और उसको पानी के कारण सीमेंट कठोर हो जाता है, इसकी संरचना बदल जाती है, इसकी संरचना बदल जाती है। सबसे पहले इसकी संरचना संरचना क्या हो जाती है, संरचना संरचना चेंज हो जाती है, चेंज हो जाती है, चूंकि ये रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, अगर देखो हम क्या बोले अभी, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रंग रूप गुण सब चीज चेंज होता है, दोबारा वापस लौट नहीं सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो सीमेंट का जमना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, होगा रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। आइसक्रीम का जमना ये तो भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। आइसक्रीम अगर पिघल गया तो फिर उसको फ्रिज में रखेंगे तो जम जाएगा। दरवाजा खोलना, दरवाजा खोल के फिर बंद नहीं किया जा सकता, फिर नहीं खोल दिया जा सकता, तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। क्या है, चॉकलेट का पिघलना। आपने कभी कभी देखा होगा कि डेयरी मिल्क खरीदे होंगे और डेयरी मिल्क कुछ टाइम में क्या हो जाती है, पिघल जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फ्रिज में क्या करते हैं, रख देते हैं, फिर से वैसे ही डेयरी मिल्क बन जाती है, कठोर डेयरी मिल्क बन जाती है। तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि भौतिक परिवर्तन, चॉकलेट का पिघलना, दरवाजा को खोलना और आइसक्रीम का जमना, ये सब जो है भौतिक परिवर्तन। लेकिन इसमें अलग कौन है, तो इसमें अलग जो है सीमेंट का जमना जो हो गया रासायनिक परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कि 12 के आंसर क्या हो जाएगा, सीमेंट का जमना हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में क्या है, 13 में है कि लोहे के छल्ले को गर्म किया जाता है। चलिए ठीक है, लोहे के छल्ले को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। लोहे के छल्ले को गर्म किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कथन के बारे में यह गलत है। पहले तो बलाया फैलती है, पहला क्या, लोहा फैलती है, ये तो पहला बात है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ठंडा करने पर बलाय का लगभग समान आकार का हो जाता है। चलिए ठीक है, इसका भी है।
और इस मामले में परिवर्तन उल्टा होता है। वलय का अपना आकार बदलता है और परिवर्तन उत्क्रमित नहीं हो सकता है। इसका आंसर जो है पहला कि डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप बताते हैं कैसे हो जाएगा? कि वलय जो होता है अपना आकार बदलता है। चलिए गर्म करेंगे तो भाई वलय तो बदलेगा ही, गर्म करेगा तो कुछ तो उसमें फैलाव होगा। जैसे हम लोग देखते हैं रेल की पटरी, आप देखे होंगे, ठीक है? रेल की पटरी में एक छोटा-सा गैप होता है। यहाँ से ये रेल की पटरी है और यहाँ पे ये गैप है और यहाँ से फिर शुरू है। तो ये गैप क्यों दिया हुआ रहता है? ये बताइए हमको। ये गैप इसलिए दिया हुआ रहता है कि ये जो होता है रेल की पटरी, गर्मी का दिन में जो होता है, क्या किया जाता है? गर्मी के दिन में ये फैलता है। अगर गैप यहाँ पे नहीं दिए हुए रहेंगे तो ये पटरी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। फैलेगी तो फैलने का उसका स्पेस ही नहीं बचेगा। स्पेस नहीं बचेगा तो क्या हो जाएगा? पटरी इधर-उधर छिटक जाएगा। तो स्पेस देंगे तो ये स्पेस क्या हो जाएगा? भर जाएगा। गर्मी के दिन में इस स्पेस को हम लोग कम देखते हैं, लेकिन ठंडा में देखिएगा तो बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, क्योंकि ठंडा में ये सिकुड़ता है। तो यही होता है कि किसी अगर हम लोहे के छल्ले को गर्म करेंगे तो वो फैलेगा। सबसे पहले तो वो आकार में बदलाव करेगा, फिर परिवर्तन उत्क्रमित नहीं होगा। क्या परिवर्तन उत्क्रमित नहीं हो सकता? फिर वही परिवर्तन पहले लाल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? ठंडा को वही रंग में आ जाएगा, तो यानी कि परिवर्तन ज़्यादा नहीं होगा। तो यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या दिया हुआ है? 14 में क्या दिया हुआ है कि मोमबत्ती जलाते समय पहेली ने निम्नलिखित परिवर्तनों को देखा। चलिए मोमबत्ती जलाते समय पहेली ने क्या किया? परिवर्तन को देखा। मोम पिघल रहा था तथा पिघला हुआ मोम जम रहा था। पहले कि मोम पिघल रहा था, ठीक है? जब मोमबत्ती आप लोग भी जलाते होंगे तो क्या होता है? मोमबत्ती मोमबत्ती क्या मोम पिघलता है, ठीक है? मोम पिघलता है, मोम पिघलता है, पिघलता है और फिर नीचे गिर के वह क्या हो जाता है? वह जमता है। क्या होता है? जमता है। तो क्या हुआ? तो वो नीचे गिरकर जम रहा था। वह कह सकते हैं कि कथन एक और क्या हुआ? कह सकते हैं कि जो मोमबत्ती का पिघल रहा था, चलिए ठीक है, मोमबत्ती तो भाई पिघल रहा था, ठीक है, और मोमबत्ती जल रही थी, ये भी सही है, मोमबत्ती भी जल रही थी, मोमबत्ती का आकार घट रहा था, ये भी मोमबत्ती का आकार घट रहा था, पिघला हुआ मोम जम रहा था, पिघला हुआ मोम जम रहा था। तो लेकिन हम लोग देखेंगे तो जलना तो है सब में, ठीक है, लेकिन ये दोनों जो है वन और चौथा, ये क्या है कि मोम पिघल रहा था और पिघला हुआ मोम क्या हो रहा था? जम रहा था। उपयुक्त में से परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं। दो ही चीज था, पहला तो पिघल रहा था, ठीक है, और दूसरा क्या हो रहा था? जम रहा था। तो ये क्या हो जाएगा? यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। पहला मोम क्या हो रहा था? पिघल रहा था। दूसरा क्या हो रहा था? जम रहा था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। ठीक है? जैसे मोमबत्ती को जलने पर मोम ठोस अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाती है। क्या होती है? ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाती है। और रासायनिक परिवर्तन जो होती है, रासायनिक परिवर्तन है, और ये क्या हो जाती है? रासायनिक परिवर्तन कहलाती है। लेकिन उस मोम का क्या हो जाती है? उस बर्तन में लेकर नीचे इसे ताप दिया जाए तो पिघल कर क्या हो जाती है? कुछ समय बाद पुनः मूल अवस्था में आ जाएगी। अगर हम मोमबत्ती को किसी गर्म करके पिघलाते हैं और फिर उसको कुछ समय के लिए छोड़ दें तो क्या हो जाएगी? मूल अवस्था में आ जाएगी। यानी कि यह भौतिक परिवर्तन भी कहा जा सकता है। इसलिए इसको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहेंगे? क्या हो जाएगा? वन और चौथा हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, पांचवा देखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर पांचवा को 15वां को देखते हैं। 15वां में क्या है? लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में जो है क्या है कि इसके घोल पानी में घुला नमक, चलिए इसका घोल पानी में घुला नमक, नमक का घोल, इसके घोल नमक का घोल पानी में नमक का अलग किया जा सकता है, क्योंकि पानी में नमक का मिश्रण एक परिवर्तन है जिसे नमक को गर्म करके और पिघलाकर उत्क्रमित किया जा सकता है। पानी में नमक मिलाना एक ऐसा परिवर्तन है जिसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, ये तो नहीं होगा, इसको किया जाता है। जल में नमक मिलाना एक अस्थायी परिवर्तन है, ये भी नहीं है, स्थायी परिवर्तन थोड़ी है। पानी में नमक मिलाना एक परिवर्तन है जिसे बाष्पीकरण द्वारा उत्क्रमित किया जा सकता है, सही है। जैसे देखिए क्या हो, इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जैसे आप पानी में नमक मिलाते हैं तो हमने क्या पिछला पिछला क्या पिछला क्वेश्चन में बताया था कि अगर किसी चीज़ को वाष्पीकृत करते हैं तो वह क्या जल जो होता है वाष्प के रूप में क्या हो जाता है? उड़ जाता है। ठीक है? 1 गिलास पानी है, उसमें नमक है और पानी मिला हुआ है, तो अगर हम लोग इसको गर्म करेंगे तो नमक थोड़ी उड़ेगा। पहले तो जल है जो जल वाष्प के रूप में क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। जब जल वाष्प के रूप में उड़ जाएगी तो फिर बचेगा कौन? तो बचेगा नमक। तो क्या हम लोग अलग नहीं कर पाए? तो यह एक नमक के मिलाना एक परिवर्तन है। ठीक है? नमक के मिलाना परिवर्तन है जिसे वाष्पीकरण द्वारा उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी कि चेंज किया जा सकता है। तो यही इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और 15 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये सब जो है नेगेटिव है। ठीक है? ये सब नेगेटिव है, यानी कि 15 का आंसर क्या है? डी है। ठीक है? क्या है? डी हो जाएगा। तो यहीं तक लास्ट था। और क्या, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। क्या कर दें? सब्सक्राइब कर दें। तो धन्यवाद। और हम लोग कल चैप्टर पार्ट 4 लेके आएंगे, ठीक है? और आप लोग आके जरूर पढ़िए इस वीडियो को, और फायदा करेगा, हर एक एग्जाम में फायदा करेगा। तो चलिए धन्यवाद।